Vishnu, I must say, has traveled to almost every constituency in these जी elections in UP. He knows the state like the back of his hand. So I mean जी that is also the reason why we are speaking to some. Vishnu जी, तो जब जी हम वहां मिले, माओ में मिले, और जब हम लोगों से बात कर रहे थे, तो एक जी मुद्दा ये उठ के आया था बेरोजगारी का, जो जी सब लोग वहां पे, चाहे वो रूरल हो या स्मॉल टाउन हो, कई लोग इस बारे में इस मुद्दे को लेकर नाराज भी थे सरकार से। लेकिन जो नतीजा आया है अभी उत्तर प्रदेश में, उसमें उतनी नाराजगी नहीं नजर आ रही। अ, तो आपको आपको क्या लगता है कि लोग सोच रहे हैं कि और 5 साल अगर योगी जी को शासन करने दे तो ये सॉल्व हो जाएगा करके? सर इसमें मैं ये कहूंगा कि रोजगार को लेकर के या नौकरी को लेकर के एक ऑब्वियस नाराजगी भी देखी गई, और उसमें जब आप अलग अलग तरीके से देखते हैं, जैसे एक उस पर फिर आपको पिन पॉइंटेड होना पड़ेगा। जैसे हम प्रयागराज के इर्द गिर्द जब देखते हैं, प्रयागराज इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं क्योंकि इस बीच जो आरआरबी एनटीपीसी का एक लार्जर प्रोटेस्ट देखा गया पटना के भीतर, और फिर प्रयागराज में भी जिस तरीके से बर्बरता हुई छात्रों के साथ, तो उसके बाद से भी ये एक अंदाजा लगाने लगी थी मीडिया भी अपने तरीके से उस बात पे जो है स्टोरीज भी की गई कि क्या ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट हो सकता है जहां से रोजगार एक बड़ा मुद्दा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये एक मुद्दा के तौर पर जो है रोजगार को देखा गया। हालांकि वो उस तरीके से चुनाव के जो परिणाम आए या जिसके भी पक्ष में आए वो उस तरीके से दिखा नहीं। थोड़ा सा पीछे जाएं, साल 2020 जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव हुए, तो वहां एक रोजगार बड़ा मुद्दा था, सरकारी नौकरी एक बड़ा मुद्दा था। और उत्तर प्रदेश में भी शुरू में जब आप पहले फेज का चुनाव देखेंगे, उससे पहले जो कुछ कर रही थी विपक्ष, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि बिहार के भीतर विपक्ष ने ऑलमोस्ट एक एजेंडा सेट किया रोजगार का या नौकरी का, और उस पर जो एक तरीके से जो सत्ता पक्ष था उसने उस पर रिएक्ट किया और उसने कहा कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। मगर उत्तर प्रदेश के भीतर जो काम विपक्ष को करना था, मतलब एक पिन पॉइंटेड आपको रोजगार के मसले पर, नौकरी के मसले पर रहना था, तो वो मसला कहीं ना कहीं जो है वो विपक्ष के हाथों से छूटा, और उसका ऑब्वियस जो फायदा हुआ वो सत्ता पक्ष को हुआ। जो अपोजिशन था उसको बिल्कुल पिन पॉइंटेड होकर के रोजगार के मुद्दे पर और नौकरी के मुद्दे पर रहना था। मगर लेकिन विष्णु, मैं ये पूछ रहा था कि विपक्ष और अपोजिशन ने जो भी मुद्दे उठाए थे रैलीज में, वो उसको छोड़ के जो हम जब असली लोगों से मिलते थे सड़क पे, गांवों पे और छोटे शहरों में, तो उन लोगों को रोजगार का मुद्दा मतलब एक रियल मुद्दा था, क्योंकि नौकरियां थी नहीं। और एक्चुअली सिर्फ शासन को ब्लेम करना ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि कोविड ने भी बहुत बहुत असर किया है पूरे देश में और यूपी में भी। तो ये तो मैं it was a real problem that people were facing, but yet when they came to vote, it doesn't seem that they were that kind of anger was shown. So why? बिल्कुल सर, उत्तर प्रदेश और बिहार में जब भी राजनीति की बात होती है तो वहां पहले से खांचे खिस्से हुए। ऐसा नहीं है कि अब एन चुनाव के वक्त जाएंगे और आपको पता चलेगा कि ये समुदाय इस तरफ है और ये व्यक्ति इस तरफ है। ये बहुत पहले से तय होता है, बस थोड़ा बहुत फ्लोटिंग वोट होता है जो इधर से उधर जाता है। जैसे जब आप यहाँ बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्या चीजें गई या फिर अपोजिशन किस तरीके से एक मुद्दे को उठाया तो जरूर, मगर उस मुद्दे पर क्लिंच नहीं कर सका, नहीं कर पाया। जी, तो वो कहीं ना कहीं जब अपोजिशन या कहें कि समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी, तो जिस तरीके से उनके दौर में नौकरियां बटी थी, जिस तरीके से उनके दौर में रोजगार बटा था, तो वो भी कहीं ना कहीं उसको लेकर के एक लार्जर समुदाय में जब आप देखेंगे, सर्व समुदाय में देखेंगे, तो उसको लेकर के बहुत अच्छा भाव नहीं है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो एक वर्ग विशेष का, एक जाति विशेष का दबदबा नौकरियों में बढ़ेगा, थानों में बढ़ेगा, राजनीतिक तौर पर बढ़ेगा, तो ये जो दूसरी कम्युनिटीज ऑटोमेटिकली मूव कर जाती हैं। तो इस बात को जब हम नौकरी और रोजगार के मसले पर बात कर रहे हैं, तो हमको इस पूरे इंस्टेंस को, इस पूरी चीज को भी इग्नोर नहीं करना है। या फिर दूसरी बात ये निकल के आई थी अबाउट लॉ एंड ऑर्डर, जो एक तो बेरोजगार की बात थी, दूसरी बात जो लोग हमें कह रहे थे इज अबाउट हाउ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैज बिकम मच बेटर in the last few years. So या तो ये है कि I mean people maybe thought that was a bigger thing, to vote this government back to power rather than
say things like unemployment और छुट्टा पशु या ये जो बाकी और मुद्दे थे। जैसे इसमें मैं ये कहूंगा कि जो पूरी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें दो खराब लोगों में से एक कम खराब को चुनने की बात है। तो लॉ एंड ऑर्डर का जो पूरा मसला है, जिस तरीके से भी भारतीय जनता पार्टी ने डिलीवर किया है, हम एक बतौर जर्नलिस्ट या बतौर रिपोर्टर इंस्टेंसेस पिक करते हैं या कोई ऐसा मौका पिक करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हाथरस का एक इंसिडेंट था जो दुखद है, हम मानते हैं कि हाथरस का इंसिडेंट दुखद था, मगर हाथरस के इर्द गिर्द किस तरीके के परिणाम आए और वो किसके पक्ष में गए। उन्नाव एक इंसिडेंट था जो दुखद था, मगर उसके इर्द गिर्द का एक परिणाम आप जब लखीमपुर खीरी देखेंगे, जैसे पूरा किसान आंदोलन हुआ और उसके बाद एक जिस तरीके से भी एक नेशनल मीडिया बहुत सारी चीजों को देखता है और हम लेकिन और दूसरी बात जो थी, ये सापा का जो इमेज था, पिछला इमेज है जो ये बाहुबलियों के साथ उनका तालमेल था पहले, और उसको वो एक तरह से छुटा नहीं पाए। तो इस इलेक्शन में आपने तो सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी देखी है, तो ये वहां के जो यूपी की बाहुबलियां हैं, बाहुबली से उनका कैसा रहा है? वो जीते हैं कई जगहों से? बाहुबलियों की राजनीति अभी है। अगर हम उत्तर प्रदेश के इस बार के विधानसभा चुनाव में देखेंगे, एक सीट का तो अभी तक मेरे पास एग्जैक्ट नहीं आया है मामला, मगर की जो राजनीति है दैट इज गोना स्टे इन उत्तर प्रदेश, दैट इज गोना स्टे इन पूर्वांचल एटलीस्ट। जैसे कि आप एक सीट है मल्हनी, जो कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह की सीट है, जहां से वो चुनाव लड़ रहे थे, और जनता दल यूनाइटेड ने, जो कि बिहार के भीतर बीजेपी के साथ है मगर वो अलग होकर के चुनाव लड़ रही है, मुझे लगता है कि एकमात्र सीट मल्हनी की तो वो बाहुबली के तौर पर उनकी गिनती होती है। धनंजय सिंह उनका नाम है, पूर्व सांसद धनंजय सिंह, और उनको लेकर के समाजवादी पार्टी खासी आक्रामक थी। योगी जी ने उनको अपने तरीके से डिफेंड किया कि वो किस तरीके से बेल पर हैं। फिर आप बाहुबली की जब राजनीति की बातचीत करते हैं तो उसमें फिर कास्ट, क्रीड और एक कम्युनल एंगल भी आ जाता है। तो उसमें आप देखेंगे कि जो एक अंसारी परिवार है, जिसको लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक कमल छाप या कमल फूल एक पॉलिटिकल सिंबल था उनके लिए है, उसकी तुलना में इस बार बुलडोजर का दबदबा ज्यादा दिखा। ऐसा लगा कि बुलडोजर चुनाव लड़ रहा हो। तो वहां पर ये चीज दिखाई पड़ी। वो घर के दो लड़के जो चुनाव लड़े, एक मोहम्मदाबाद सीट गाजीपुर की, तो गाजीपुर की स्थिति सपा के लिहाज से अब तक का जो अपडेट है वो बहुत फेवरेबल है। फिर मऊ के भीतर, मऊ की वो सीट जहां हमारी और आपकी मुलाकात हुई, और वहां पर भी उसकी बाहुबल को लेकर के तमाम मीडिया पर्सनालिटीज थी वहां पर देश भर के, उन्होंने भी जब उससे बाहुबल को लेकर के सवाल किया तो उसका ये कहना था कि जिसके पास हजारों लाखों बाहुओं का बल होता है उसे बाहुबली कहते हैं। तो वो और 50,000 से करीब अभी तक लीड चल रहा था। मुझे लगता है कि वो जीत में धीरे धीरे तब्दील हो जाएगा। तो जो बाहुबलियों की राजनीति है वो अपने तरीके से, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास अपने अपने बाहुबली हैं। ऐसा भी नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इससे परहेज कर रही हो पूरी तरीके से। हाँ, अब उसमें चूंकि भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीति है जो उस तरीके से जो है हिंदू परस्त राजनीति है, कहें वो उसमें मुस्लिम परस्ती के लिए उतनी गुंजाइश नहीं है। तो अगर बाहुबलियों की जो पूरी राजनीति है, जब हम मुख्तार अंसारी की बातचीत करते हैं गाजीपुर जिले में, तो हमको फिर बगल का जिला जो चंदौली है वहां पर ब्रजेश सिंह की भी बाहुबली होने की राजनीति। तो ब्रजेश सिंह जबकि भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं, उनके भतीजे हैं सुशील सिंह, जिनको इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट भी दिया अपने पॉलिटिकल सिंबल पर। जैसे इस तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं बीजेपी जैसी, वो अपने जो कोलिशन में जिनके साथ होती हैं, जैसे निषाद पार्टी से लड़ा देंगे बाहुबलियों को, जैसे पिछली बार विजय मिश्रा लड़ करके जीते थे। तो वो हालांकि उस तरीके से पिछले बार वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे, मगर कई जगह ऐसा देखने में आता है कि बाहुबलियों को, जैसे इवन के समाजवादी पार्टी ने भी वो किया कि मुहम्मदाबाद में। लेकिन जब हम लड़कियों से बात कर रहे थे, कॉलेज की लड़कियों से, कई जगह पे छोटे शहरों में भी, गांव में भी, एक सेफ ऑफ सिक्योरिटी उनके पास, उनके अंदर में है। अब पिछले कुछ सालों में कह रहे हैं जैसे उनका बाहर निकलना शाम के बाद मुश्किल हो जाता था, और अब ऐसा कुछ अब थोड़ा सा ज्यादा, मतलब वो ज्यादा और कंफर्टेबल फील करते हैं कि निकल सकते हैं। तो ये बात तो एक है, वो एक बात है। दूसरी बात, हमें ये, मतलब हमारे ट्रैवल्स में ये भी पता लगा, एक ऑब्जर्वेशन था
ये जो इस सरकार की डिलीवरेबल्स हैं, जो राशन एकदम गरीब वर्ग के लिए, या फिर और भी जैसे पैसों की मदद भी कोविड को लेके, ये जो चीजें हैं, ये जो इनके जो स्कीम्स हैं, ये एक्चुअली लोगों तक पहुंची है इस बार। ये जो डिलीवरी हुई है उसमें एटलीस्ट कम से कम पहले से तो बेहतर है। तो ये इसकी ये भी एक वजह हो सकती है, इतने सारे औरतें आई बीजेपी को वोट करने के लिए। सर इसमें जैसे कि जब कोविड का पूरा क्राइसिस आया, कोविड का जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट रहा, उसको लेकर के सरकार घिरी, और वो एक हम सभी लोगों ने देखा, हम सभी लोग रिपोर्ट कर रहे थे, तो उसको सरकार की भी जवाबदेही सुनिश्चित करने की कोशिश की। मगर जैसे जैसे ये पीरियड बीतता गया तो उसमें एक भाव के तौर पर चीजें गई कि भाई इसमें मोदी योगी का कितना दोष था और हमारी व्यवस्था का कितना दोष था। तो मोदी योगी को सीधे तौर पर जनता ने इसके लिए कम से कम इस मैंडेट जो आ रहा है जिस तरीके से, या पहले भी हम घूम रहे थे, तो उसको सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं मान रही थी। मान ऐसे नहीं रही थी कि भाई एक कोविड जो है एक वैश्विक बीमारी है और वैश्विक बीमारी होने के नाते उस पर मोदी योगी का कितना जोर है। तो उसमें जो चीजें इन्हें करनी क्या थी कि उसमें इन्हें उस दौरान इन्होंने राशन बंटवाया, हमें राशन मिला। इस दौरान वेलफेयर स्कीम जो हम लाभार्थी वाली पूरी योजना की बातचीत कर रहे हैं, वो एक बड़ा वोट शेयर है, और उसमें देखेंगे कि आप किस तरीके से कहाँ क्या मिला। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, क्योंकि बाकी स्टेट्स में ये जो स्कीम मतलब पेपर में तो सारे स्कीम इतने सारे स्कीम्स हैं, लेकिन यूपी में हमें ये लगा कि लोगों को एक्चुअली ये इसका लाभ हुआ है। जी उसमें फिर उसके बाद कोविड क्राइसिस के दौरान जब 2 बार एक तरीके से टीके दिए गए, तो एक भाव के तौर पर चीजें कि सरकार हमारी सुरक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है। और आप जब वेलफेयर स्कीम को लेकर के देखते हैं या राशन बंटने को लेकर के देखते हैं, तो पहले राशन जिस तरीके से भी बंटता हो, इस दौरान राशन बंटा है और अपेक्षाकृत जो है ईमानदारी से बंटा है। ये जब आप अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द सेक्शन घूमते हैं तो पता चलता है कि हाँ राशन मिला है हमें। और राशन मिलने के साथ साथ पहले सिर्फ अगर चावल और गेहूं मिलता हो, तो इस दौरान दाल भी मिली, इस दौरान नमक भी मिला। और जब नमक मिला तो नमक को बहुत कायदे से बांटा गया और नमक के हक अदा करने की बातचीत हुई। तो कम से कम हम जब ग्राउंड पर देखते हैं तो जो निचला तबका है विशेष तौर पर, वो अभी इतना कृतज्ञ नहीं है, वो कहीं ना कहीं एहसानमंद है इन सारी चीजों को लेकर के। अब इसमें बड़े स्तर पर एक बहस हो सकती है कि लेफ्ट वर्सेस राइट, एक जो है फासिज्म का उभार और सारी चीजें। लेकिन जो गरीब तबका है, जो पिछले 1.5-2 सालों से उसका लाभ रोजगार धंधा हर तरीके से ठप रहा और वो उसको कहीं भी खाने पीने को नहीं मिल रहा था, तो स्टेट में सरकार ने इस बात को सुनिश्चित किया कि अपने घरों में रहे और खाए पिए और इस कोविड से बीमार से लड़े। तो अब आप क्या सोचते हैं कि आने वाले 5 साल में इस सरकार को मेनली तो इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा, फॉर इंडस्ट्री सेटअप करनी होगी। बिल्कुल सर, ये एक चूंकि हमने अपोजिशन के पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं की भी सभाएं देखी और सत्ता पक्ष की भी, हमने नरेंद्र मोदी की भी सभा देखी, योगी की भी सभा देखी। ऑब्वियसली उनके पक्ष में एक रुझान था जो हम ग्राउंड पर सेंस कर सकते थे, मगर रोजगार की चाहत रहने वाले युवाओं में भी एक अजीबोगरीब किस्म का कसमसाहट है। वो जरूर भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में आ रहा है, वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पहुंचा था, जश्न में शामिल था, मगर उसको उनसे जब आप ऑफ द कैमरा या थोड़ा ठहर करके बातचीत करते हैं तो वो कहता है कि हाँ हमें रोजगार की जरूरत है, हमें नौकरियों की जरूरत है, और 24 के चुनाव में तक अगर कुछ चीजें इस पर डिलीवर नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी, तो हम उसे पलटने का प्रयास करेंगे अपने तरीके से। तो हालांकि ये एक बहुत उसमें अभी तक कम से कम जिस मुद्दे पर उतनी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी ने डिलीवर नहीं किया है, वो उसके एक कमजोर कड़ी रोजगार है। तो this will be Yogi Adityanath's next challenge, I think, to get the investment, to get more factories, plants, businesses in UP, and because he'll have to satisfy the youth and others with jobs. Thank you very much. Thank you very much, Vishnu. Yeah, thank you for, it's always great to speak to you. Thank you very much.
सर इसमें एक चीज अंतिम में मैं ये बता देना चाहूंगा कि जैसे बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, चूंकि ये भी पॉलिटिकल पार्टीज के तौर पर लड़ रही थी चुनाव, मगर आप देखेंगे कि अखिलेश यादव इस उम्मीद में थे कि जो बसपा से, चूंकि लोकसभा के चुनाव के दौरान उन्होंने गठबंधन भी किया था, उन्हें उम्मीद थी कि वो वोट शेयर उनकी तरफ आएगा, मगर वो वोट शेयर इस सारे वेलफेयर मेजर्स के, वेलफेयर जो तमाम स्कीम्स हैं इसके तहत ये अधिकांश बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखा है, और वो मैंडेट बीजेपी के लिए हमें ग्राउंड पर दिखाई पड़ रहा है। That is true. They have, yeah, that vote has shifted to BJP rather than Samajwadi Party. जी बिल्कुल। Thank you, Vishnu. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for listening in. Thank you very much.